हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक तिवारी स्वागत करता हूं आपका रिविहान की संभव सीरीज में, जो आपको 85% से ऊपर नंबर लाने में बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करने वाली है। इन 40 दिनों में जो हम तैयारी करेंगे, जैसे कि आपने चैप्टर 1 से शुरुआत भी कर ली है, जो हम तैयारी करेंगे वो 85% से ऊपर, और साथ ही साथ यदि मन लगा के तैयारी करो तो 90% से ऊपर भी ला सकते हो। ठीक है, तो जैसे कि आपने चैप्टर 1 में आईएमपी मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखे होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे होंगे, ऐसे ही वन शॉट में हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम क्या हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि इसमें से कितने मार्क्स का आ सकता है। फिर चैप्टर एट अ ग्लेंस में देखेंगे कि एक एक टॉपिक क्या है भाई, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर एक एक करके हम 1 मार्क्स की तैयारी करेंगे। फिर 1 मार्क्स में आगे बढ़ते हुए 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में टकरा सकते हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मार्किंग स्कीम डिस्कस करने के साथ। ठीक है, चैप्टर का वेटेज कितना है सर? 9 मार्क्स का। सर क्या ये 9 मार्क्स का वेटेज जो हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, क्या ये ऐसा हो सकता है? ध्यान से समझिएगा, ये जो 9 मार्क्स इसमें लिखा हुआ है, ऐसे दूसरे में 9 मार्क्स हमने चैप्टर 1 में भी 9 मार्क्स देखा है। यदि आप इन सबको सम करेंगे तो बेटा 70 नहीं आएगा, 70 से ज्यादा आएगा। तो सर प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात यह है बेटा कि 9 मार्क्स जब हम इसको लिखते हैं तो हम 4 मार्क्स के उस क्वेश्चन को भी काउंट कर रहे हैं जो और में आया था। चैप्टर 1 से भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है और चैप्टर 2 से भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, और दोनों और में आए हुए हैं, इसलिए हम दोनों को काउंट कर रहे हैं, क्योंकि वेटेज तो इसी प्रकार से आएगा। तो चलिए 9 मार्क्स का यदि इस चैप्टर से आ सकता है तो हो सकता है कि आपको कैसे मिल जाए, आपको मिल जाए 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मतलब कि ट्रू फॉल्स, वन वर्ड, ऐसा कोई एक मिल जाएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, और एक मिल जाएगा 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो 4, 2 और 3, तो 4, 2, 6 और 3 कितना हो गया? 9 हो गया। हो सकता है आपको एक एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन मिल जाए, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाए और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिल जाए। तो 4, 3, 7 और 2 अगेन कितना हो गया? 9। आगे बढ़ते हैं, हो सकता है एक एक मार्क्स, सॉरी 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिले, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिले और 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन मिले। तो 4, 3, 7 और 2, 9। तो इसी प्रकार से अलग अलग पैटर्न हो सकता है, पर 9 मार्क्स के चैप्टर का वेटेज बनने के बहुत ज्यादा चांस है। ठीक है, तो चलिए भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं इसी कंडीशन से और देखते हैं एक एक करके चैप्टर एट अ ग्लेंस। चैप्टर एट अ ग्लेंस का मतलब क्या हुआ भाई? हम एक एक करके देखने वाले हैं कि ये सारे टॉपिक्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर 1 में 5 वो हो गए, 5 ये हो गए, अगेन ये 5 हो गए, और फिर हम एक एक करके क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दूं कि चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए भाई कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करने के साथ साथ पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक क्या हमारा? हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल क्या होता है? चलो याद करो, क्योंकि हम वन शॉट देख रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो मैं ऐसी भी उम्मीद कर सकता हूं कि बहुत सी चीजें आप भी पहले से पढ़ के आए होंगे। ठीक है, चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान से समझना। मैं कहता हूं यहां पे हमारे पास प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है, और ये आसपास इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। अब कोई चार्ज इंफिनिटी पे रखा हुआ है, वो भी हमारा प्लस का क्यू नॉट चार्ज है। अब क्यू नॉट को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। पूरा नाम याद रखेंगे, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट का मतलब 1 कूलम का है, ठीक है। यूनिट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब प्लस का है, टेस्ट मतलब टेस्ट के लिए यूज कर रहे हो क्या चीज है? चार्ज, इसलिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यदि कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कहां पे? इंफिनिटी पे रखा हुआ है, यदि मैं उस चार्ज को यहां तक लेकर आ रहा हूं तो ये प्लस है, वो भी प्लस है। प्लस प्लस में क्या होता है? रिपल्शन। प्लस बोलेगा प्लस से भाई नहीं आने दूंगा, क्या बोलेगा? नहीं आने दूंगा, रिपल्शन होगा, और हम लेकर आना चाहते हैं। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई। किसी बच्चे की मम्मी ने उसको पीट दिया, ध्यान से समझना, किसी बच्चे की मम्मी ने उसको पीट दिया है और वो बच्चा बहुत दूर कहीं खड़ा हुआ है। अब आप उस बच्चे को लेकर आना चाह रहे हो कि भाई आ जाओ, अब मम्मी वहां है, बच्चा यहाँ पे, आप खींच रहे हो कि आ जाओ, आएगा? नहीं आएगा। बस अब आपको लेकर आने में क्या करना पड़ेगा? काम। ऐसे प्लस प्लस को क्या करेगा? रिपल करेगा, हम खींच कर लेकर आएंगे और हमें क्या करना पड़ेगा? काम। एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ध्यान से समझिएगा, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, एक चार्ज के ऊपर जितना काम करना पड़ता है, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में जितना काम करना पड़ता है, वही हमारे लिए न्यूमेरिकली इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाता है। फॉर्मूला क्या बन जाएगा? V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड में इस पॉइंट से, मान लेते हैं कि इस पॉइंट का नाम है
पॉइंट ए, और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट बी। हम कह रहे हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो काम करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, W अपॉन में Q नॉट। किसी चार्ज के ऊपर जितना काम करना पड़े पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में, वो हमारे लिए पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। ठीक है, पहला टॉपिक कवर किया। आगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या आता है, ध्यान से समझना। यदि आपको कूलम्ब्स लॉ याद है तो वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से समझना, फोर्स के बाद जैसे ही मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ता हूं, मैं क्या करूंगा, एक Q को गायब कर दूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़ा, मैंने एक Q गायब किया, ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो गया, Q अपॉन में R स्क्वायर। ध्यान से समझ में आ रहा है, हमने क्या किया, फोर्स से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ बढ़े, हमने एक Q को गायब कर दिया। क्या गायब कर दिया है, Q को गायब कर दिया है। अब यदि मैं इससे पोटेंशियल की तरफ बढ़ता हूं, इसकी तरफ, पोटेंशियल की तरफ, तो एक R भी गायब कर दूंगा। R स्क्वायर है, उसको सिंपल R कर दूंगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। ये हमारा पोटेंशियल का फॉर्मूला बन गया एक पॉइंट चार्ज की वजह से। इसका बढ़िया सा डेरिवेशन है जो आपको देख लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। इस टॉपिक को मैं अभी कवर नहीं कर रहा हूं, पूछो क्यों नहीं कवर कर रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सियल और कोएक्सियल आपको पूछा जा सकता है, तो सर कवर क्यों नहीं कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। जब ये अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपन डेरिवेशन देखेंगे ना, इसलिए इसको अभी छोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इट्स प्रॉपर्टीज। वैसे ये क्वेश्चन भी आने वाला है, पर चलो एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है सर, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। यदि यहाँ का पोटेंशियल 2 वोल्ट है तो यहाँ का पोटेंशियल भी 2 वोल्ट हो, और यहाँ का पोटेंशियल भी कितना हो, 2 वोल्ट हो। एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाती है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिंपल सी बात है, इसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता है, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती, काटती नहीं है। ठीक है, आगे, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, याद रखेंगे, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। dV अपॉन dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, कुछ एक टॉपिक अपन ने कवर किए, देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, चैप्टर एट ए ग्लेंस, एक नजर में देखना है। ठीक है, जल्दी जल्दी से रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं, फिर मेन क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता है Q1 Q2, और अपॉन में क्या आ जाता है R। ठीक है, एक और, यदि आप कैपेसिटर की बात कर रहे हो तो वहां पर फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, हाफ CV स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक। कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, पोलराइजेशन कैसे होता है, करंट कैसे फ्लो होता है, ये सारी चीजें पढ़ी जाती हैं। डाइलेक्ट्रिक एंड देयर पोलराइजेशन, क्या होते हैं डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक आर दोज मटेरियल्स जो अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देते हैं, बट इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड को कम कर देना डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, E नॉट अपॉन में E। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जब डिवाइड करते हैं E से, तो हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आ जाता है। पोलराइजेशन वेक्टर क्या होता है बेटा, P। क्या होता है, सिंपल सा, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्या कहला जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर। इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है बेटा, चाई से डिनोट करते हैं। जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए हम लगाते हैं कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास चाई, और इसे हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। आगे बढ़ते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रखते हैं, यहां पर हमारे पास एक प्लेट है जिसके पास प्लस का चार्ज है, यहां पर हमारे पास प्लेट है जिसके पास कैसा चार्ज है, माइनस का चार्ज है। ठीक है, दो प्लेट्स है हमारे पास प्लस और माइनस का चार्ज के साथ, और इन दोनों के बीच में यदि मैंने एक बढ़िया सी प्लेट रख दी है जिसे मैं कहूंगा एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो इसकी वजह से क्या होगा भाई, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में।
ठीक है, यहां पर इस प्लस की वजह से यहां पर माइनस का चार्ज आएगा और यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा, इस तरफ प्लस का चार्ज आ जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ज्यादा आप बढ़ाते जाओगे तो जो इलेक्ट्रॉन है इससे टूट कर बाहर आ जाएंगे। यही कहलाती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो स्ट्रेंथ जिसके लिए जिस तक ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते। यदि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज्यादा अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। एयर के लिए कितनी होती है, 3 × 10⁶। ठीक है, चलिए अपन ने इसको भी एक ग्लेंस में देख लिया, एक नजर में देख लिया है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और टॉपिक क्या हो सकते हैं इस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्या कह लूं, मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा चैप्टर अपन रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, किसी भी कंडक्टर के चार्ज को धारण करने की क्षमता, द कैपेसिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। ठीक है, या फिर कैपेसिटर की यदि डेफिनेशन पूछी जाए तो द डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस जिसमें आकार साइज वगैरह बढ़ाए बिना अपन क्या कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटर कहलाती है। फॉर्मूला होता था Q = CV और यहां से फॉर्मूला बनता था C = Q/V। अगला है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ε0A/, में क्या आ जाएगा, D। क्या हो जाएगा, अपॉन में D हो जाएगा। आगे, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इस साल आपको टकरा सकता है। यदि ये टकरा सकता है तो इसको डिटेल में समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे, नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। बेटा इसके बेस पर न्यूमेरिकल जरूर कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल आपको मिल सकते हैं। और अगला है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एंड एनर्जी लॉस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज पे एनर्जी लॉस, इसको भी मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए अभी तक हमने चैप्टर एट अ ग्लेंस देख लिया कि एक नजर में पूरा का पूरा चैप्टर समझा है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक उनको हम छोड़ते चले गए हैं क्योंकि हम आगे आने वाले टाइम पे इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई अब देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, एमसीक्यू से स्टार्ट करेंगे, फिर वन वर्ड देखेंगे, ट्रू फॉल्स देखेंगे। ठीक है, चलिए, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज। आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। तो चलिए समझते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे कि मैं यदि एक बढ़िया सा सिलेंडर, एक कंडक्टर बना देता हूं, तो ये भी हमारे पास क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। और इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है बेटा, याद रखेंगे हमेशा कितने डिग्री बनाते हुए निकलती हैं, 90 डिग्री बनाते हुए निकलती हैं। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। बात समझ में आ रही है। अब ये इंपॉर्टेंट सा क्यों होता है, जब हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का एक और क्वेश्चन देखेंगे और ज्यादा डिटेल में मैं आपको समझाता हूं। ठीक है, फिलहाल अपन इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा बढ़िया सा अगला एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज स्फेरिकल सेल इज। एक चार्ज स्फेरिकल सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, अभी ध्यान से समझना। चार्ज स्फेरिकल सेल, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग यदि आप जानते हो, क्या जानते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहती है कि जितना भी चार्ज होगा वो सब कहां होगा, सरफेस पे चला जाएगा। या फिर दूसरे शब्दों में बताऊं कि पोटेंशियल अंदर कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल अंदर होगा कांस्टेंट। और अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या फॉर्मूला बताया था, यदि याद ना आ रहा हो तो याद करो, E = -dV/dr। क्या होता है, E = -dV/dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला याद रखना, इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। अब यदि पोटेंशियल कांस्टेंट है तो याद रखो किसी भी कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर क्या आता है हमारा, 0। इसलिए याद रखेंगे, किसी भी प्रकार से याद रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सी एक बात बताता हूं, कई बार क्या होता है अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन देख के क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान से समझना, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखा और हो गए कंफ्यूज, क्या यार ये लगता है ये हो सकता है या ये इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ यही हो सकता है। नहीं, ध्यान से समझना, यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपने क्वेश्चन पढ़ा, आपने सॉल्यूशन समझा और आपने पहला ही ऑप्शन देखा 0। ठीक है, पहले टिक लगा दो, उसके बाद दूसरों को यदि आपको मन करता तो देख लीजिए, यदि और ऐसा लगता है कि सही हो सकते हैं। ठीक है, पर यदि अपने कॉन्सेप्ट सही है तो अपने को पहले से आंसर मालूम होगा, ये ऑप्शन की जरूरत अपने को नहीं है। ठीक है, चलो भाई अब अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, डाइलेक्ट्रिक व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इट व्हिच ब्लैंक द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आओ भाई समझाता हूं क्या होता है।
मैं कहता हूं हमारे पास बढ़िया सी एक प्लेट यहाँ पर है, ठीक है, और जिसको अपन ने बढ़िया तरीके से यहाँ से प्लस का क्यू चार्ज देना चालू कर दिया है। यहाँ पर क्या आ जाएगी सर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस का चार्ज, और प्लस के चार्ज की वजह से सर सुंदर सुंदर सी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। वो क्यों बनेगी, क्योंकि यहाँ पर हम दूसरी प्लेट लगा रहे हैं जिस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास बढ़िया से इलेक्ट्रिक फील्ड एक इस तरफ को, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड है, हम इसको ई नॉट लिख देते हैं, ठीक है। अब इसकी वजह से अंदर यदि मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देता हूं, ध्यान से समझना, अंदर यदि मैं एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखता हूं तो ये प्लस किसको इंड्यूस कर लेगा, माइनस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरफ क्या आ जाएंगे बेटा, माइनस के चार्ज, माइनस की वजह से इस तरफ क्या आ जाएंगे बेटा, प्लस के चार्ज आ जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सर आ जाएंगे। अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो किस तरफ बनेगी, अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि तुम्हें याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सदैव प्लस से माइनस की तरफ होती है, ठीक है। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भाई अपोजिट डायरेक्शन में, मैंने लिखा इसे ईपी, पोलराइजेशन हुआ है क्योंकि यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ अपोजिट दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, ई नॉट इस तरफ है, ईपी इस तरफ है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब तुम्हें निकालना है तो तुम क्या करोगे, तुम करोगे सर ई नॉट में से ईपी को माइनस, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, कम हो गई। ऑप्शन ए है इंक्रीजेस, ऑप्शन बी है डिक्रीजेस, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डिक्रीजेस। पढ़ते हैं, a dielectric when placed in external electric field induces electric field inside it which decreases the external electric field, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर वाली एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। बात समझ में आ गई। इस प्रकार का यदि आपको ये चीजें याद होंगी, यही सेम कॉन्सेप्ट आगे आने वाले क्वेश्चन में काम में आने वाला है, ठीक है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी डिटेलिंग देता हुआ चलता हूं। चलिए अब देखते हैं अपना अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है अ लॉन्ग चार्ज सिलेंडर। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात बता दो बेटा, ये क्वेश्चन मैंने डाला हुआ, मैंने देखा अच्छा क्वेश्चन है, हालांकि ये चैप्टर 1 से रिलेटेड है। पहले बता दो कि तुम कंफ्यूज हो जाओ, सर ये तो चैप्टर 2 का लग ही नहीं रहा, चैप्टर 1 से रिलेटेड है, लेकिन बढ़िया सा क्वेश्चन था। और चूंकि चैप्टर 1 और 2 क्या होते हैं, एक साथ कंबाइन होकर एक यूनिट बनाते हैं, तो ये क्वेश्चन एक यूनिट का है, चैप्टर 1 और 2 को मिक्स करके, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, आप जल्दी से डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं। लॉन्ग चार्ज सिलेंडर ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज सराउंडेड बाय होलो कोएक्सियल कंडक्टिंग सिलेंडर। आपको देखो ये जो डायग्राम बना रहे हैं, ये डायग्राम एक्चुअली में नहीं है, कह रहे हैं यहां पर अपने पास बहुत सिंपल सा एक सिलेंडर है, ठीक है, और ये एक दूसरे सिलेंडर से क्या किया गया, अपने पास कंबाइन कर लिया गया, ठीक है। इसके चारों तरफ एक दूसरा खाली सिलेंडर है, ठीक है, ऐसा। अभी बीच वाले डायग्राम को बिल्कुल तरीके से आप भूल जाइए कि यहाँ पर कुछ और बना हुआ है, ठीक है। ये अपने पास दूसरा एक सिलेंडर है, ठीक। अब अपन आगे बढ़ते हैं। बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट इन द स्पेस बिटवीन टू सिलेंडर। अब आपसे बोला है द इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, यहाँ पर आर होना चाहिए था, एट डिस्टेंस आर। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि ये पॉइंट आर होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ठीक है। बात समझ में आई। चैप्टर 1 से रिलेटेड है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया गया। अब मैं इसको हटाता हूं और सही से आपको समझाता हूं। तो कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पर चार्ज है, यहाँ पर डिस्टेंस आर है। ये डेरिवेशन आप पहले भी देख चुके होंगे, नहीं याद आ रहा है तो आओ भाई याद दिला देता हूं। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। क्या होता है, ई डी एस कॉस थीटा। तो मैं ई को बाहर निकालता हूं, इंटीग्रेशन डीएस करता हूं, डीएस 1 करता हूं, डीएस 1 करता हूं, ठीक है। इसके साथ क्यों नहीं करूंगा सर, यहाँ पर ई डी एस कॉस थीटा आता है और कॉस क्या आ जाता है 90, तो यहाँ पर तो ये 0 हो जाएगा। नीचे वाली सरफेस से भी सेम होगा, ई डी एस कॉस 90, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा बेटा, ई डी एस कॉस 0, तो यहाँ पर फ्लक्स 0 नहीं होने वाला है, ठीक है। बाकी फ्लक्स अपन कर देते हैं 0। आगे फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, गॉस थ्योरम के हिसाब से बताओ, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो एरिया होता है ये होता है कर्व सरफेस एरिया, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। बस E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन में 2 पाई आर एल और एप्सिलॉन नॉट। Q अपॉन एल क्या होता है भाई, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 1 से रिलेटेड था, चूंकि यूनिट है तो अपन कंबाइन करके सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं चैप्टर 2 के कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, और वो आ गए हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। 1 वोल्ट इज इक्वल टू स्टेट वोल्ट। देखो बेटा ऐसा यूनिट वगैरह की भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, ठीक है। स्टेट वोल्ट में कितना होता है बेटा, ये होता है 1/300 स्टेट वोल्ट।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ब्लैंक जूल। क्या होता है बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? आप कहेंगे सर वोल्टेज की। हम कहेंगे बेटा ऐसे ही नंबर कटते हैं जब आप अचानक से आंसर बोल देते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअली में वोल्टेज की यूनिट नहीं है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है। किसकी यूनिट है? याद रखेंगे, एनर्जी की यूनिट है। क्या होता है, जब हम एक कंडक्टर को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, जब हम कंडक्टर को क्या कहूं, कंडक्टर में जब हम कंडक्टर के एंड्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन जो अंदर होता है वो दौड़ना चालू करता है। क्या होता है? प्लस से माइनस करंट। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ना चालू करता है। जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ता है तो ये कुछ एनर्जी गेन कर लेता है, उसी एनर्जी को हम 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पे कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रॉन दौड़ता है और वो दौड़ता हुआ इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी गेन कर लेता है, उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेजर करते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। अच्छा, ई की वैल्यू यदि आपको याद हो तो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। बस यही है आंसर, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की यूनिट है, कितनी किसके बराबर होती है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर होती है। आगे बढ़ते हैं। द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर अभी थोड़ी देर पहले बताई थी, बोलो 3.0 इंटू 10 टू द पावर 6 वोल्ट पर मीटर। लिखा ही हुआ है तो लिखने की कोई जरूरत अलग से नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। देयर इज ऑलवेज ब्लैंक ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं, पर याद रखेंगे जब भी, ध्यान देना, 2 कंडक्टर है मेरे पास और दोनों कंडक्टरों के तार की मदद से जोड़ देता हूं तो यहां पर क्या होगा, ये चार्ज तब तक एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में फ्लो होता रहेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। इस सारी परिघटना में जब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज होता है तो एनर्जी का क्या होता है बेटा? लॉस होता है। याद रखेंगे, हमेशा एनर्जी का क्या होता है? लॉस होता है। देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ लॉस कहां पर हुआ? लॉस पे याद रखेंगे, ये जो तार है ना, जब चार्ज का फ्लो हो रहा होगा तो चार्ज क्या हो जाएगी? तार क्या हो जाएगी? गर्म। चार्ज क्यों बोलूंगा? तार क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, हीट हो जाएगी, और हीट के फॉर्म में कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट से बढ़िया से फिल इन द ब्लैंक्स अपन ने कवर किए। याद रखना, मैं सारे टॉपिक कुछ इस प्रकार से कवर कर रहा हूं कि आपके सारे के सारे टॉपिक कवर हो जाए इन 1 वर्ड के साथ साथ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रू और फॉल्स पूछा गया। पहला क्वेश्चन, द पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम इट इज इनफाइनाइट। बोला है सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, चार्ज यहां पर है और मैं कह रहा हूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो चांदांत के पास में, किसके पास? चांद, मून के पास में। ठीक है, एक पॉइंट चार्ज मेरे पास यहां से है, यहां पर एक पॉइंट चार्ज है मेरे पास। अब इस चार्ज की वजह से वो दूर चांद दिख रहा है, वहां पर जो पोटेंशियल होगा इनफाइनाइट होगा। बोलो सत्य है कि असत्य? सही है कि गलत है? ट्रू है कि फॉल्स है? ध्यान से समझना। ठीक है, मैं कह रहा हूं बहुत सिंपल सी बात है सर, पोटेंशियल निकालने का इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधा सा फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R। अब यहाँ पर R की वैल्यू क्या? R मतलब दूरी, इनफाइनाइट डिस्टेंस मतलब R की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं। V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में इंफिनिटी। अब किसी को जब आप इंफिनिटी से डिवाइड करते हो तो क्या आता है बेटा? ध्यान दो, 1 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा सर। 1 को 2 से डिवाइड करूंगा 0.5 आएगा सर। 1 को 5 से डिवाइड करूंगा 0.2 आएगा सर। 1 को 10 से डिवाइड करूंगा 0.1 आएगा सर। 1 को 100 से डिवाइड करो 0.01, 1 को 1000 से डिवाइड करो 0.001, और ऐसे धीरे धीरे वैल्यू बहुत ज्यादा कम होती जाएगी। तो जब मैं 1 को इनफाइनाइट से डिवाइड करूंगा तो 0.00000 और आगे बढ़ते बढ़ते कितने न जाने जीरो। इसका मतलब क्या है? लगभग लगभग वो 0 के बराबर होगा, और 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है? 0। तो किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। यहां पे लिखा इनफाइनाइट, इसीलिए बंधु ये हो जाएगा फॉल्स। क्या कोई तकलीफ वाली बात? जी नहीं सर। ऐसा बोला करो बेटा पढ़ते पढ़ते कि जी नहीं सर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये जो संभव सीरीज अरिविहान आपके लिए लेकर आया ना बेटा, इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बनाए गए हैं, और जो पहले क्वेश्चन नहीं आए हैं या आए हैं उन सबको मिक्स करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांटे गए हैं। तो कृपया करके बड़े मन लगाकर इसको देखिएगा। 85%, 85% से ऊपर परसेंट बना कर लेकर आओगे, और अच्छे मन से यदि तुम खुद से भी पढ़ते हो, मन लगाकर इसको डिटेलिंग में देखते हो, सारा का सारा टाइम टेबल फॉलो करते हो, तो 90% भी खींच सकते हो बेटा।
सब तुम पर डिपेंड करता है, सबका सब तुम पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड अ कंडक्टर, बिल्कुल सही। अपन ने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि भाई कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, इसलिए उसको मैंने लिख दिया ट्रू। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है? जी सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी, बहुत सिंपल सी बात। 2 वोल्ट की बैटरी लेकर आता हूं, उसके साथ 2 वोल्ट की बैटरी और जोड़ देता हूं, बताओ कितने वोल्ट की बैटरी बन जाएगी? आप बोलेंगे सर 4 वोल्ट की बैटरी बन जाएगी। सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं ना, ऐसी वैल्यू जिसको सीधा सीधा प्लस कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी क्या हो जाएगा सर हमारे पास, ये भी हो जाएगा ट्रू। आगे बढ़ते हैं। द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ड्यू टू डायपोल इज ऑलवेज जीरो, ये भी बेटा ट्रू होगा। इक्वेटोरियल लाइन मतलब कि ये कोएक्सियल पोजीशन की ही बात हो रही है। ठीक है, चलो बेटा इसको सेव करते हैं, बढ़ते हैं आगे और इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा और डिटेल में सॉल्व करेंगे आने वाले टाइम पर। वन वर्ड आ चुके हैं हमारे पास सामने। राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद होगा, जी सर याद कर लेंगे, याद कर लोगे बहुत अच्छी बात है, पर यदि याद नहीं आया तो क्या करोगे? तो मेरी तो जिम्मेदारी बनती है ना कि मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊं कि कैसे आएगा ये फॉर्मूला। हाँ भैया कैसे आएगा ये फॉर्मूला, लो भाई तुम्हें बताता हूं। देखो वी का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में की, क्या है ये वी है पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होती है डेफिनेशन, द work done in bringing a unit positive test charge from infinity to a point in an electric field is numerically equal to electric potential at that point। मतलब चार्ज को लाने में चार्ज के ऊपर जितना काम करना पड़ता है वही ये पोटेंशियल है। क्या है, चार्ज के ऊपर ऐसे याद रखो, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। चार्ज के ऊपर जितना काम करना पड़ता है वही हमारे लिए पोटेंशियल होगा। ठीक है, अब बहुत सिंपल, वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला याद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ml2t-2। और चार्ज मतलब कि आवेश, मतलब कि मैं अभिषेक तिवारी एटी, अभिषेक तिवारी एटी याद रखेंगे, आसानी से चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, देखो बेटा क्या होगा अपने पास, m तो m है, L2 है, t ऊपर चला जाएगा, -2 का -3 हो जाने वाला है, a की पावर हो जाने वाली है -1। तो हमारे पास आ चुका है द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ml2t-3a-1 स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। कोई प्रॉब्लम वाली बात बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन। राइट एन एक्सप्रेशन व्हिच गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस। बोले सर पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का कोई तो रिलेशन देखा है मैंने। जब देखा ये रिलेशन तो फिर लिख ही देते हैं। क्या होता है बेटा, कई बार बता चुका, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये जो डीवी अपॉन डी आर होता है ना, इसे हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, न्यूमेरिकली क्यों बोले, डायरेक्ट बोले इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। आगे बढ़ते हैं। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। बोल रहे हैं दो चार्ज है, दो चार्ज के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ। क्या होगी बेटा, ये हो जाएगा U इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखना, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और अपॉन में क्या आएगा R। याद रखेंगे कूलम्ब्स लॉ में R स्क्वायर आता है, उसका स्क्वायर हटा दो, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा। याद रखो, रिलेट करना सीख लो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर हुज कैपेसिटेंस इज 1 फैराड। आपको बोल रहे हैं एक बॉल जैसा कंडक्टर है जिसका कैपेसिटेंस बोला है 1 फैराड है। अब आप बताओ उसका रेडियस क्या होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आओ सॉल्व कर डालते हैं। वैसे स्फेरिकल कैपेसिटर का जब अपन ये लेकर आए तो आपको कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए कि स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान देना, वो होता है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अभी ध्यान देना, आपको क्या बोला बेटा कि C की वैल्यू 1 है, R की वैल्यू निकालनी है, तो अपन R का फॉर्मूला बनाते हैं। R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में क्या है R, तो C के नीचे चला जाएगा, ये हो जाएगा C अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। आगे ध्यान देना, C की वैल्यू कितनी बोली है, 1 फैराड, तो अपन लिख देते हैं 1, और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको मालूम है कितनी होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर। मीटर में क्यों आएगा सर, रेडियस है, मीटर में भी आएगा। ठीक है, इसको यदि मैं अलग से लिखूं तो क्या हो जाएगा, किलोमीटर लिखूं तो 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर लिख सकता हूं, या फिर 9 के बाद 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो और किलोमीटर। मतलब कि 1 फेराड कैपेसिटेंस के स्फेरिकल कंडक्टर को यदि आपको बनाना है तो उसका रेडियस कितना होगा, 90 लाख किलोमीटर।
हमारी अर्थ का रेडियस है 6400 6400 किलोमीटर, और हमको एक स्फेरिकल कंडक्टर चाहिए 90 लाख किलोमीटर का, मतलब न जाने कितनी अर्थ इसके अंदर आ जाएंगी। तो लास्ट में ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपके पास एग्जाम में, he proved that it is not possible to have a single spherical conductor of radius of capacitance 1 farad। ठीक है, क्योंकि तुम देख सकते हो यदि 1 farad का एक स्फेरिकल कंडक्टर हुआ मेरे पास तो उसका रेडियस कितना होगा 90 लाख किलोमीटर। हमारी अर्थ का रेडियस कितना है 6400 किलोमीटर। कितनी सारी अर्थ इसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ सिंगल स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ कैपेसिटेंस 1 farad। ठीक है, इस प्रकार से हमने कुछ डिटेलिंग में और कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, और साथ ही साथ कुछ डिटेलिंग में कॉन्सेप्ट के साथ साथ देखो एक क्वेश्चन जो है वो आपको फॉर्मूला भी एक्सप्लेन करवाता है। देखो मैं कह रहा हूं इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे, लेकिन अपन ने क्या किया, फॉर्मूला पढ़ा, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना सीखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब मैंने इसके बारे में बात की तो मैंने कहा भाई ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डीवी अपॉन डी आर क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ऐसे एनर्जी का जब हमने पढ़ा तो फॉर्मूला मैंने बोला कूलम्ब्स लॉ का याद रखो, आर स्क्वायर से स्क्वायर हटा दो, एनर्जी बन जाएगी। ये एक बढ़िया सा सॉल्यूशन 2 मार्क्स में भी आ सकता है कभी कभी आपको। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं कि हम एक ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेकर आए हैं जिन क्वेश्चन में से हम सारे के सारे टॉपिक भी कवर करते चल रहे हैं। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, और जब वन वर्ड हो चुके हैं तो अब देखते हैं कुछ 2 मार्क्स के 3-4 क्वेश्चन। ठीक है, 3-3 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो ये डेफिनेशन वाला तो मैं इसको पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहला क्वेश्चन आपका। प्रूव दैट नो वर्क इज डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, आपको बोला प्रूफ कीजिए कि भाई एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कोई भी काम नहीं करना पड़ता है। ठीक है, पर पहले अपन बता दें इसका 1 नंबर मिलेगा और इसका 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, आपको कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। व्हाट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दैट सरफेस, एक ऐसी सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहता है। 2 वोल्ट यदि यहाँ पर है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा बेटा, 2 वोल्ट होगा। मान लेते हैं यहाँ का पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम क्या अपने पास बी है। कह रहे हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में कोई काम नहीं करना पड़ता। आओ भाई, W इज इक्वल टू अपन ने देखा था बेटा VB माइनस VA, और अपॉन में क्या आता भाई चार्ज Q नॉट। अभी ध्यान देना ये हो जाएगा W इज इक्वल टू VB। अब चूंकि पोटेंशियल दोनों जगह पे सेम रहता है तो VB पे पोटेंशियल क्या होगा V, और VA पर भी पोटेंशियल क्या होगा V। 2 वोल्ट और 2 वोल्ट है। अब 2 माइनस 2 कितना हो जाता है बेटा 0, तो V माइनस B कितना हो जाएगा 0। 0 को Q नोट से डिवाइड करो तो अगेन आंसर क्या आ जाएगा 0। सो नो वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग अ चार्ज इन इक्विपोटेंशियल सरफेस फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ठीक है, ये अपने पास 1 नंबर और दिलवा देगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 2 मार्क्स का बढ़िया सा सुंदर सा अगला क्वेश्चन। की अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, राइट वन एग्जांपल ऑफ इट। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो ये 1 नंबर दिला देगा, और एक एग्जांपल लिखेंगे तो ये 1 नंबर दिला देगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है, एक स्पेस को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग कर देना, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर से सब हटा देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कहलाती है। अब एग्जांपल समझना। ठीक है, क्या समझ रहे हैं अपन, एक स्पेस, जैसे कि यदि हम कहते हैं कि भाई हमारे पास एक सुंदर सी कार है। ठीक है, उस कार में से हम क्या करने गए हैं भाई, घूमने के लिए गए हैं, और जब हम घूमने के लिए गए इस कार में से तो हमने देखा बिजली आ गई, और हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में हमारे अभिषेक तिवारी सर ने पढ़ाया है और हमारी किताबों में हमने पढ़ा है कि भाई जब भी बिजली कड़के तो क्या करो, कार के अंदर बैठ जाओ। कार के अंदर बैठ जाओगे तो क्या होगा, जितना भी चार्ज होगा, क्या होगा बेटा, जितना भी चार्ज होगा। ठीक है, ये बिजली यदि कड़कती है तो जितना भी चार्ज होगा वो कहां पर जाएगा, सारा का सारा चार्ज इसकी बॉडी पे बाहर रह जाएगा, अंदर रहेगा क्या, बिल्कुल नहीं रहेगा। यही इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग है। यदि आपको याद हो तो अभी अपन ने स्फीयर के बारे में पढ़ा था, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 0 होती है, तो अंदर कोई चार्ज होगा नहीं, कोई झटका लगेगा नहीं। एग्जांपल कार का बता दिया, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग आप समझ चुके हैं कि किसी भी रीजन को इलेक्ट्रिक फील्ड से खत्म कर देना, खाली कर देना, वही हमारे लिए कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, चलो बेटा इसका आंसर है, यदि आप कहेंगे सर कार बना के आ जाएंगे क्या नंबर मिलेगा, ध्यान से समझो। संभव सीरीज में क्या मिल रहा है आपको, ये जो आप पढ़ रहे हैं ना, इसी के साथ साथ इसका पीडीएफ सॉल्यूशन मिलने वाला है आपको, जिसमें एक एक डेफिनेशन प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से लिखी होगी कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। मेरा तो काम यह है कि मैं आपको इतने अच्छे तरीके से समझा दूं कि यदि आप आंसर याद नहीं भी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जानी चाहिए। ठीक है, चलो भाई अब अपन देखते हैं 2 मार्क्स का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। क्या पूछा गया,
व्हाट आर डाइलेक्ट्रिक्स। मेरे पास बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, तुम बताओ, ध्यान से बताना मुझे, ठीक है, और ध्यान से सुनना मेरी बातों को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्या होता है डाइलेक्ट्रिक, ये पढ़ने वाले हैं। मुझे बताना कि क्या आप ये मानते हैं कि भाई ये जो तार है हमारे पास, आपको तो तार दिख नहीं रही होगी, ठीक है, ये जो स्मार्ट बोर्ड है इसके पीछे तो वायरिंग होगी। मैं कह रहा हूं इसके पीछे जो वायरिंग है, क्या इसमें से बहने वाला करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से? आप कहेंगे हाँ सर हमने तो पढ़ा है, चैप्टर 3 में पढ़ा है, हालांकि आने वाला है लेकिन फिर भी पढ़ा है सर हमने पढ़ा है कि जब जब इलेक्ट्रॉन इस तरफ दौड़ते हैं करंट अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ता है। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होता है, ठीक है। ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी वस्तु, बड़ी से बड़ी वस्तु एटम से मिलकर बनी है। यदि यकीन नहीं होता है तो एक काम करो, एक छोटा सा पेज फाड़ो, एक छोटा सा टुकड़ा फाड़ो, इस पेन को इस प्रकार से घिसो और उसके पास ले जाओ, क्या ये चिपकता है? आप बोलेंगे हाँ सर चिपकता है। हाँ मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई दे रही है इसमें, बिल्कुल दिखाई दे रही है सर, इलेक्ट्रिक फोर्स तो दिख रहा है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ सर, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो क्या मैं अपने घर की जितनी भी तार है उसको हटा के मैं उसमें कागज लगा दूं और करंट फ्लो हो जाएगा? नहीं सर, करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब कागज एक ऐसी चीज है, कागज एक ऐसी चीज है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है, कागज एक ऐसी चीज है जिसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब मैं इस प्रकार से घिसता हूं तो विद्युत क्षेत्र दिखाते हैं, मतलब एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देते हैं। जी हाँ, कागज क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। What are dielectrics? Dielectrics क्या होते हैं? Dielectrics are those materials which do not allow the current to flow through them. एक ऐसे मटेरियल जो अपने में से करंट को फ्लो होने बिल्कुल भी नहीं देता है, बट शोज इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई देता है। क्या होता है भाई? सिंपल सा कॉन्सेप्ट, कागज, एग्जांपल के लिए कागज अपने में से करंट को फ्लो होने नहीं देता है, लेकिन जब इस प्रकार से पेन घिसते हैं, पास में ले जाते हैं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिखाई देता है हमको वहां पर। बात समझ में आ गई? What are dielectric? Dielectrics are those materials which do not allow the current to flow through them but shows electric effect. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। What is polarization of dielectrics? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। जब हम डाइलेक्ट्रिक्स को, देखो बेटा यहाँ पर मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ये हमारे पास यदि मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बताता हूं आपको यहाँ पर, और यहाँ पर अपन कहते हैं कि भाई नेगेटिव चार्ज भी बनेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी कुछ इस प्रकार से। बिल्कुल यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैं आपको जैसे बता रहा हूँ। अब यदि इनके बीच में मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को रख देता हूं, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? ये कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चन 2 मार्क्स कवर किए हैं अपन ने, जिसमें डाइलेक्ट्रिक समझा दिया मैंने आपको, पोलराइजेशन समझा दिया है। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं 3 मार्क्स के सुंदर से क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन, डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी एंड इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ध्यान से समझना क्या होती है, पहले ससेप्टिबिलिटी ये समझा देता हूं। देखो, जो हमारे पास पोलराइजेशन वेक्टर है, अब यदि ये ना मालूम तो मैं आपको बता दूं, व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर? डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डायपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, पोलराइजेशन वेक्टर आ जाएगा। तो व्हाट इज पोलराइजेशन वेक्टर? कैपिटल पी बनाएंगे, ये होता है स्मॉल पी अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस्ड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं, जो पोलराइजेशन वेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हैं बेटा? कांस्टेंट। इस बार का कांस्टेंट क्या है? ये एक्स जैसा दिखने वाला निशान, जिसे हम कहते हैं चाई। अब चाई का फॉर्मूला बनाओ, या कह लूं उसे हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला बनाओ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? पी अपॉन में ई, या पी का फॉर्मूला बनाओ तो क्या बच जाएगा बेटा? वो चाई मल्टीप्लाई में ई। तो यही हमारे पास ससेप्टिबिलिटी है। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना। जो मैं बहुत बार से बना रहा हूं कि भाई यहाँ पर प्लस चार्ज है, यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, यहाँ पर अपने पास माइनस चार्ज है, तो क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर वाली होगी। जी सर, उसे हम कहेंगे ई नॉट। ई नॉट मतलब कि शुरुआत वाली, जीरो मतलब शुरुआत वाली। और यहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसे मैं कह दूंगा ईपी। क्या बोल दूंगा बेटा? मैं इसे मैं नाम दे दूंगा ईपी, मतलब पोलराइजेशन वाली है। ठीक है, अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन है। यदि मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस में ई, और इनटू में क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात? बिल्कुल नहीं सर। आगे बढ़ते हैं, E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? ई नॉट। ये जो ईपी होता है ये क्या होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। जी सर, याद है, अभी अभी शुरुआत में पढ़ा मैंने, या आने वाले टाइम पे पढ़ेंगे। प्लेट की बीच में, चैप्टर 1 में भी आपने पढ़ा होगा, प्लेट की वजह से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आती है उसका रिलेशन कुछ इस प्रकार से होता है। बट किंतु परंतु बंधु, मैं आपको बताऊं, जो सिग्मा होता है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो बराबर होती है पोलराइजेशन वेक्टर। इंपॉर्टेंट सा पॉइंट।
आगे बढ़ते हैं, हम ये लिखते हैं E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट माइनस में क्या हो जाएगा पोलराइजेशन वेक्टर P और अपॉन में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट। याद रखना मैं वेक्टर का साइन नहीं लगा रहा हूं, क्यों नहीं लगा रहा हूं, इस सबका मैग्नीट्यूड ले रखा है मैंने। आगे दोनों तरफ डिवाइड करते हैं E से, क्या करते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय E, दोनों तरफ क्या करते हैं E से डिवाइड करते हैं। अब जब E से आप दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा E अपॉन में E, क्या हो जाएगा E हो जाएगा E अपॉन में E, ये हो जाएगा E नॉट अपॉन में E और ये हो जाएगा माइनस का, एक मिनट P क्या होता है, P हुआ करता है सर, P हुआ करता है सर चाई इंटू में E, ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो जाएगा सर ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड, E कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब ये कैंसिल हो तो यहाँ क्या है अपने पास 1, तो ये हो रहा है 1। अच्छा ये यदि याद हो, बट किंतु परंतु बंधु यदि आपको याद हो कि शुरुआत वाली इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो वो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने पास, जब इसको सॉल्व करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास कि इसको मैं क्या लिख दूं 1, यस सर इसको मैं 1 लिख देता हूं, तो इसको मैंने लिख दिया 1 इज इक्वल टू में ध्यान देना ई नॉट अपॉन में ई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा के, तो मैं लिख देता हूं के और इसी माइनस में क्या आ गया बेटा चाई मतलब ससेप्टिबिलिटी और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, माइनस वाला यहां ले आते हो प्लस का 1 वहां चला जाए, ये हो जाए सर चाई इज इक्वल टू के माइनस में 1 और अपॉन में एप्सिलॉन नॉट जाके गुणा हो जाए, ये हो जाए एप्सिलॉन नॉट के माइनस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन और इस प्रकार से आपको बढ़िया तरीके की 3 नंबर मिल जाएंगे क्योंकि रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलो इसे करते हैं, सेव करते हैं क्लीन और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन इक्विपोटेंशियल लाइन ड्यू टू डाइपोल इज 0। एक बढ़िया सा डेरिवेशन और बहुत सिंपल वे में जल्दी से हो जाएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल सा क्वेश्चन है और सच बताऊं तो ये आ भी सकता है, तो चलो भाई इसको खत्म करते हैं। ठीक है, क्या है इक्विपोटेंशियल इक्वेटोरियल लाइन पे, अब ये डायग्राम नहीं आएगा ये बता दूं मैं आपको, डायग्राम मैं इसलिए बना के लाया क्योंकि डायग्राम मैं बनाता थोड़ा सा गंदी राइटिंग हो जाती, आपको देखने के लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान से समझना, सिंपल सी बात है, यदि ये डिस्टेंस अपने पास 2l है, ये कितनी डिस्टेंस है बेटा, ये डिस्टेंस यदि अपने पास 2l है तो आधा करोगे तो ये क्या हो जाएगा अपना l, ये क्या हो जाएगा अपना l। ये डिस्टेंस यदि r है तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। पहले से आप ये सारी चीजें जानते हैं तो इसको मैं ज्यादा डिटेलिंग दे नहीं रहा हूँ। हाँ, इसको सॉल्व जरूर कर देना कि भाई यहाँ पर अपन लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो ये क्या लिखा अपने पास पीबी या कह लीजिए बीपी, हम कहेंगे सर बीपी स्क्वायर इज इक्वल टू आ रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो बीपी क्या आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और लिख देंगे अपन सिमिलरली, क्या लिख देंगे बेटा सिमिलरली, मतलब इसी प्रकार से जो हमारा एपी आएगा वो भी आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। खत्म, सिंपल सी बात पाइथागोरस। आगे बढ़ते हैं, आपको क्या करना है भाई प्रूफ करना है कि 0 आता है, पर अपने को 0 आएगा, सिंपल सी बात है, टेंशन नहीं लेना है, ध्यान दीजिएगा। अब अपन निकालते हैं पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, हम कहते हैं कि पोटेंशियल एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। ठीक है, बी पर जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल क्या आएगा, मैं कहता हूं सर ये अब चूंकि ये बी लिखा हुआ है तो एक काम करते हैं पहले ए की वजह से निकालते हैं। ठीक है, तो ए की वजह से क्यों निकाल रहे हैं सर, सिंपल सी बात है बेटा, ए पहले आता है बी बाद में आता है इसलिए ऐसा कर रहा हूं। और दूसरा मेरे दिमाग में ये है कि भाई यहाँ पे प्लस और माइनस है तो प्लस में से जब मैं माइनस करूंगा तो ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, तो पहले मैं उसकी वजह से निकालता हूँ, क्या होता है बेटा पोटेंशियल का फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू या VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q अपॉन में R की घात 2। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है, हम कहेंगे सही है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने लोग कह रहे हैं सही है तो पिट जाएंगे बेटा, आर का स्क्वायर नहीं आता, और जितने लोगों ने पकड़ ली थी ऐसे पीठ थपथपा लो कि वेरी गुड सर की गलती पकड़ में आ गई। देखो सिंपल सी बात है, आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिंपल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में आर आएगा। ठीक है, अभी यदि मैं सेम कंडीशन लूं बी की वजह से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा VB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और माइनस का Q अपॉन में आर। सर माइनस भी लेना है, जी हाँ माइनस भी लेना है, क्यों, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पर आप माइनस नहीं ले रहे थे, क्यों नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बताया करती थी, यहां पर लेना है। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। अब चूंकि फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, ऐसी क्वांटिटी जिसको डायरेक्टली प्लस कर सकते हैं। कहे सर 2 वोल्ट की बैटरी है, 2 वोल्ट की बैटरी, टोटल कितने वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 4 वोल्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट।
तो वही यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी थी, तो नेट यदि मैं पोटेंशियल बोलूं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, VA प्लस में VB। VA कितना है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में, अब यदि मैं R की बात करूं, एक्चुअली में R गलत लिख दिया मैंने मुझे लिखना चाहिए भाई यहाँ पर AP, और यहाँ पर R गलत लिख दिया, यहाँ पर लिखना चाहिए मुझे BP। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो AP लिखा हुआ है, AP की जगह पर मैं लिखूंगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस में L स्क्वायर माइनस, सॉरी प्लस कर रहे थे तो प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा माइनस का Q अपॉन में BP। यदि मैं BP देखो तो वो भी कितना है, सेम टू सेम है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये माइनस यहां से हटा के यहां पर ले आऊं तो माइनस, अभी देखो सेम चीज से सेम चीज माइनस कर रहे हैं तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से फिर से आपको 3 नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, चलो भाई अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बन सकता है। अगला 3 मार्क्स का क्वेश्चन है डिराइव रिलेशन बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस वाला रिलेशन निकालना है, वही जो अभी तक करते आ रहे हो। क्या है, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। ठीक है, चलो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी जल्दी से खत्म करते हैं। हमारे पास आ गया ये बढ़िया से प्लस का Q चार्ज। मैं कहता हूं भाई इससे बहुत दूरी पर, वैसे तो इन्फिनिट की बात करूंगा, पर मैं कहता हूं यहाँ पे कोई पॉइंट A है जहां पर एक चार्ज Q नॉट रखा है। क्या है भाई, R दूरी पर कोई पॉइंट A है जहां पर चार्ज क्या रखा है, Q नॉट रखा है। अभी मैं कहता हूं यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा सर, V होगा। तो चलो मैं कहता हूँ बहुत दूर, अपन यहाँ से यहाँ नहीं लाते, इतना सा डिस्टेंस लाते हैं जो डिस्टेंस हो जाएगा dr पॉइंट B तक, और यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V प्लस dV। अब यदि आपको पोटेंशियल डिफरेंस वाली रिलेशन याद हो तो बहुत सिंपल सा होता है, वर्क डन अपॉन में चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस VB माइनस VA। अच्छा, वर्क डन क्या होता है, वो होता है सर FS cos थीटा अपॉन में लिखते हैं अपन Q नॉट, और इज इक्वल टू में लिखते हैं VB माइनस में VA। अभी ध्यान देना, जो F है फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू QE। क्या होता है बेटा, F इज इक्वल टू QE, तो ये हो जाएगा अपने पास Q नॉट मल्टीप्लाई बाई E। S क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया हमारे पास dr cos थीटा। अभी ध्यान देना ये जो E है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और dr क्या है, डिस्टेंस। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और dr क्या है, डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से उस तरफ जाएगी, जी सर। डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ। एंगल कितने डिग्री का, हम कहेंगे सर एंगल तो बन रहा है 180 डिग्री का, तो बस यहाँ पर लिख देंगे cos 180 डिग्री इज इक्वल टू VB की वैल्यू क्या है बेटा, V प्लस dV, और VA की वैल्यू क्या है, V अपॉन में यहाँ पर क्या आएगा, Q नॉट। Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल। V से V क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या बचेगा अपने पास, E इंटू में dr cos 180 डिग्री की वैल्यू माइनस, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dV। करते हैं E इज इक्वल टू dV मल्टीप्लाई वाला dr जाके डिवाइड, और ये हो जाएगा माइनस का, तो E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। थोड़ी सी कहानियों के साथ लिख देना, रिप्रेजेंटेशन अच्छा दे देना, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अब 3 मार्क्स के भी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, बढ़िया बचते हैं 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। जल्दी से उनको करते हैं और करते हैं इस लेक्चर को समाप्त। चलो भाई बढ़ते हैं आगे। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एक्सियल पोजीशन। क्या बोला गया है, एक्सियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट भाई, यहां पर हम लेते हैं माइनस का Q चार्ज। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। इससे कुछ दूरी पर ध्यान देना, पोटेंशियल कुछ इस प्रकार से बना रहा हूं, इससे कुछ दूरी पर मैं एक चार्ज ले लेता हूं जो हमारे पास क्या होगा, प्लस का Q चार्ज होगा। इस पॉइंट का नाम A, इस पॉइंट का नाम B, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या ले लेता हूं, 2a। सेंटर से क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर से ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास A, और ये भी डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास A। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। मैं कहता हूं इसी लाइन में थोड़ा सा और आगे बढ़ना, तो सर थोड़ा सा और आगे बढ़ के, ये थोड़ा सा पेन शायद ना दिखाई दे आपको, तो चलो ये थोड़ा सा आगे बढ़ के, यहाँ पे पॉइंट P है, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, अभी ध्यान देना, यदि वहां पर पॉइंट P है जहां पे पोटेंशियल निकालना, मैं कहता हूं सेंटर से कितना डिस्टेंस है सर, R। अब मैं कहता हूं यदि ये A है तो इतना डिस्टेंस कितना बचेगा सर, पूरा R था, R में से ये हटा दीजिए, तो ये हो जाएगा सर R माइनस A। क्या हो जाएगा, R माइनस A, और वहीं पर वो जो बाद का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर R प्लस A। अब चलो जल्दी से पोटेंशियल निकालते हैं और क्या करते हैं, प्लस और माइनस का हिसाब। ठीक है, पहले A की वजह से पोटेंशियल, तो VA की वजह से पोटेंशियल क्या आएगा सर, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में सर ये आ जाएगा R माइनस A। VB की वजह से कितना आएगा, वो आएगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हो जाएगा Q अपॉन में R प्लस A। सर प्लस और माइनस लेना है कि नहीं लेना है,
लेना है भाई, बिल्कुल लेना है प्लस माइनस, तो इसमें लूंगा मैं माइनस। ठीक है, अब पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है? पोटेंशियल बोलेंगे सर स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्ट प्लस कर सकते हैं, तो नेट पोटेंशियल निकालना है तो V आ जाएगा सर VA प्लस में आ जाएगा सर VB, तो V आ जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R माइनस A, और माइनस करके क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R प्लस A। ये कोई दिक्कत वाली बात है? बिल्कुल नहीं सर। अब प्रॉब्लम ये हो सकती है कि सर जब आपने बीच में प्लस लिखा था तो यहाँ माइनस कैसे आ गया? सिंपल सी बात, इसका माइनस बाहर कर दिया है। अब जो चीजें कॉमन ली जा सकती है ले ली जाए। क्या होगा बेटा? V इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन अंदर क्या बचेगा हमारे पास? सिंपल सी बात है 1 अपॉन में R माइनस A, ठीक है, और माइनस करके बचेगा मेरे पास 1 अपॉन में R प्लस A। क्या करना है? एलसीएम लेना है, बिल्कुल लिया जाएगा। एलसीएम कैसे लेंगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इनका क्रॉस करते हैं। ध्यान देना, V इज इक्वल टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये यहां चला जाएगा तो r प्लस ए हो जाएगा माइनस r और फिर प्लस का a। ठीक है, r से r क्या हो गया? कैंसल, a और a कितने हो गए? 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास q मल्टीप्लाई बाय में 2a। एक काम करता हूं, इसे लिखता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसे लिखता हूं q मल्टीप्लाई बाय 2a, अपॉन में लिखता हूं r स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर। देखो एक चार्ज को डाइपोल लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो डाइपोल मोमेंट आता है, तो उसे मैं लिख सकता हूं p, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा p और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला बन चुका है सर? बिल्कुल ये फॉर्मूला बन चुका है। हाँ, किताबों में कई बार स्पेशल केस भी होता है तो वो भी देख लेता हूं। स्पेशल केस क्या होगा सर? बहुत सिंपल सी बात है, यदि क्या होगा, इफ आर बहुत ज्यादा बड़ा है किससे? ए से, तो ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया जाएगा, तो कई बार ऐसा किया जाता है। v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन में डायरेक्ट आर स्क्वायर हो जाता है। ये याद रखेंगे, ये केवल और केवल स्पेशल केस के लिए है। बेसिक फॉर्मूला आपका यहाँ आ चुका है। ठीक है, चलो भाई 4 नंबर में एक क्वेश्चन कर लिया। 4 नंबर का और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो सकता है? बढ़िया तरीके से देखते हैं और करते हैं धीरे धीरे से समाप्त। क्या है क्वेश्चन भाई हमारे पास? एक डाइलेक्ट्रिक, देखो आईएमपी क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि इसके चांस थोड़े से ज्यादा लग रहे हैं, बहुत समय से आया भी नहीं है, तो आने के चांस ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, बन जाएगा। क्या बोला गया है? एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है, ठीक है, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में। अच्छा, पार्शियली फील्ड है, पूरे में नहीं भरा है, बाकियों में क्या है? हवा है, और ये अंदर यहाँ पर क्या है बेटा? फील्ड है डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, ये पूरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, पूरी पूरी प्लेट, और बीच में क्या है? बीच में यहाँ पर क्या है? हवा। तो यहाँ पर एक 0.1 बनाते हैं, यहाँ पर क्या है बेटा? एयर है। ठीक है, क्या है बेटा? एयर। और यहाँ पे 0.2 बनाते हैं, जहां पर क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, अब बताओ, जो अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन में dr, उसको सिंपल वे में लिखो तो E इज इक्वल टू पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस d, यही फॉर्मूला बनेगा ना? बिल्कुल यही फॉर्मूला बनेगा। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। याद रखेंगे, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। बस इसको मैं मिटाता हूं और मेन चीज लिखता हूं कि पोटेंशियल एयर में कितना होगा, और पोटेंशियल वहीं पर यदि मैं कहूं कि एयर में ना कह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम पूछो तो वहां पर कितना होगा। तो ये हो जाएगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर मल्टीप्लाई बाय एयर। एयर कितनी जगह पे है? मैं कह रहा हूं सर यदि ये 4 मीटर है, ये कितना है? 4 नहीं कहता हूं, डायरेक्ट कहता हूं 10 मीटर है, और ये यदि 2 मीटर दिखाई दे रहा है, तो बचा कितना? 8 मीटर बचा। कितना बचा बेटा? 8 मीटर, क्योंकि इतनी जगह पे यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो बाकी जगह पे क्या? हवा। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम यदि निकालना तो क्या हो जाएगा? टी माइनस एल, या कह लो यदि मैं इसकी मैं थिकनेस टी ले लेता हूं तो इसकी थिकनेस हो जाएगी टी, तो ये हो जाएगा एयर में डी माइनस टी आ जाएगा, प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड ईडी, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? डायरेक्ट उसका डिस्टेंस कितना है? टी। ठीक है, बट जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वो भी आप जानते हैं क्या होता है बेटा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो पोटेंशियल अपन निकाल रहे हैं V, वो हो जाएगा E, एयर में कितना हो जाएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा D माइनस टी। जबकि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में क्या होगा? ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? K, और इनटू में क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। K का क्यों मल्टीप्लाई किया? डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या कॉमन ले सकते हो? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या बचेगा? D माइनस टी प्लस में T, और अपॉन में क्या आ जाएगा? K। बट सिग्मा क्या होता है मुझे बताओ? सिग्मा क्या होता है? सिग्मा होता है सर सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है?
सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है, जो होता है चार्ज अपॉन में एरिया, बस यहाँ पे चार्ज अपॉन एरिया रख दो, ये हो जाएगा क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय ए, और यहाँ पर यदि तुम ध्यान दो तो डी, टी कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, ये बचेगा 1 माइनस 1 अपॉन में के, बस अपना पोटेंशियल आ गया। बिल्कुल सर, Q इज इक्वल टू सी बी का फॉर्मूला जानते हो? जी सर जानते हैं। तो C का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन में V, बस वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। Q अपॉन में जब हम V की वैल्यू पुट करते हैं तो ये पूरा का पूरा पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट A, और ये हो जाएगा D माइनस T इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन K। ठीक है, Q से Q कैंसिल, एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा, हमारा जो फाइनल फॉर्मूला बनने वाला है वो हो जाएगा C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D माइनस टी इंटू में 1 माइनस 1 अपॉन के। क्या कोई प्रॉब्लम वाली बात है? बिल्कुल नहीं सर, सिंपल सा था। अब बस इन्हीं कहानियों को थोड़ा डिटेलिंग में लिख दीजिएगा, अच्छे से 4 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, और ये डायग्राम भी आपको बना के ही आना होगा। ठीक, चलिए भाई इसे सेव करते हैं और हम देखते हैं इस लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज में किस प्रकार से एनर्जी का लॉस होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम इस लेक्चर को करने जा रहे हैं समाप्त। सिंपल सी बात है, बहुत ध्यान से समझना। मैं कहता हूं हमारे पास दो कंडक्टर है, हमारे पास एक कंडक्टर ये, एक कंडक्टर ये है, इसका कैपेसिटेंस C पोटेंशियल V1, यहाँ पर कैपेसिटेंस C2 पोटेंशियल कितना है V2। इसको क्या कर दिया हमने, वायर से कनेक्ट कर दिया। जब वायर से कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल क्या हो गया, V हो गया। अभी मैं कहता हूं पहले की एनर्जी कितनी थी सर, पहले की एनर्जी थी हमारे पास U1 हाफ C1 V1 स्क्वायर, दूसरी की एनर्जी कितनी थी सर U2, कितनी हो गई सर, हाफ C2 V2 स्क्वायर। कह रहा हूं U इनिशियल एनर्जी कितनी थी, कहेंगे सर दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो जाएगा U1 प्लस में U2, क्या हो जाएगा U इनिशियल हाफ, दोनों से कॉमन ले लो, और ये हो जाएगा C1 V1 स्क्वायर प्लस में C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये शुरुआत की एनर्जी मैंने लिख ली कि भाई जोड़ने से पहले इतनी एनर्जी थी मेरे पास। ठीक है, अब मैं कहता हूं कॉम्बिनेशन के बाद क्या होगा, कॉम्बिनेशन के बाद सबसे पहले तो कॉमन पोटेंशियल होगा। कॉमन पोटेंशियल क्या होता है बेटा, ध्यान से समझना, Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, CV होता है। क्या होता है फॉर्मूला हमारे पास, Q इज इक्वल टू CV, तो V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, Q अपॉन में C, टोटल चार्ज, पहले क्या था Q1 चार्ज था, उस पे क्या था Q2 चार्ज था, तो ये हो जाएगा सर Q1 प्लस Q2, और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा, Q इज इक्वल टू क्या होता है CV, तो क्या हो जाएगा हमारे पास Q1 C1 V1 प्लस C2 V2, और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। क्लियर सी बात है। तो यदि मैं कॉमन पोटेंशियल की बात करता हूं, क्या बोलता हूं, कॉमन पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2, और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, ये कहानी आप याद रखें। अब अपन आराम से एनर्जी लॉस निकाल सकते हैं। भाई शुरुआत की एनर्जी पता चल गई, बाद की एनर्जी लिख लो और फिर माइनस कर दो। बाद की एनर्जी कैसे निकालेंगे सर, यू फाइनल एनर्जी कैसे निकालेंगे, हाफ CV स्क्वायर होता है तो C की जगह पर C1 प्लस C2 आ जाएगा, बिल्कुल सर C1 प्लस C2, और V स्क्वायर मतलब कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर। कॉमन पोटेंशियल क्या है, ये लिखा हुआ है तो ये लिखेंगे, यू फाइनल इज इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, और इंटू में V स्क्वायर की जगह पर ये लिखते हैं तो हम लिखेंगे C1 V1 प्लस C2 V2 इस पूरे का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये कैंसिल। फाइनल एनर्जी कितनी आ रही है हमारे पास, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में आ रहा है 2 इंटू C1 प्लस में C2। ठीक है, हमारे पास फाइनल एनर्जी आ गई। अब क्या करना है हमको, सिंपल है, फाइनल में से इनिशियल एनर्जी माइनस करते हैं। ठीक है, तो ये चेंज इन एनर्जी निकालना है तो यू फाइनल और माइनस क्या आ जाएगा, यू इनिशियल। ठीक है, यू फाइनल एनर्जी ये लिखी हुई है तो इसको लिखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर सकते हैं, कर देते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये हो जाने वाला है C1। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल क्यों करूं मैं, ध्यान से समझिएगा, एनर्जी का लॉस हो रहा है। एनर्जी का लॉस मतलब शुरुआत में यदि 100 जूल थी तो बाद में 80 हो गए, मतलब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, हम इसको उल्टा कर रहे थे, हम करते हैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल एनर्जी कितनी थी हमारे पास, ये लिखी हुई है यहाँ पर, हाफ C1 V1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर, और हाफ है मतलब अपॉन में 2 लिख दिया, माइनस, ध्यान देना इसको लिख रहा हूं मैं, ये हो जाएगा हमारे पास C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। एलसीएम लेना है तो C1 प्लस C2 का यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले C1 का करते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, पेन का कलर चेंज, ये हो जाएगा हमारे पास C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ध्यान से देखना C1 स्क्वायर और V1 स्क्वायर, फिर C1 का यहाँ पर ये हो जाएगा C1 C2 और V2 का स्क्वायर,
फिर C2 का होगा तो ये हो जाएगा C1 C2 और V1 का स्क्वायर, प्लस में आएगा C2 स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, माइनस का साइन, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, लेकिन माइनस की वजह से सब क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर वही कर रहा हूँ। ये हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस का साइन आएगा तो माइनस क्या हो जाएगा C1 C2, एक्चुअली में 2C1 C2 और V1 और V2। ठीक है, चलो भाई अब इतनी चीजें तुम्हें समझनी होंगी, बहुत ही ज्यादा बड़ा सा कॉन्सेप्ट और लेक्चर लेकिन समाप्त होने वाला है। खुश हो जाओ, टेंशन बिल्कुल मत लो, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान देना कुछ चीजें कैंसिल होने वाली हैं, जैसे C1 V1 स्क्वायर से C1 V1 स्क्वायर, C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर। अब बचा C1 C2 यहाँ पर, C1 C2 यहाँ पर और C1 C2 यहाँ पर, तीनों जगह पे बचा हुआ, तो हम करते हैं भाई ये हो जाता है कॉमन, डेल्टा U इज इक्वल टू आ जाएगा C1 C2 कॉमन, बचेगा V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस में 2V1 और V2। ठीक है, और अपॉन में क्या आएगा 2 इंटू C1 प्लस C2। फाइनल आंसर है डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू C1 प्लस C2। क्या हो जाएगा बेटा 2 इंटू C1 प्लस C2। अभी ध्यान दो, ये जो मैंने वैल्यू लिख रखी है आपके लिए, ठीक है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात यह है कि C1 C2 तो कभी माइनस में होने वाले नहीं है। V1 V2 यदि मैं प्लस या माइनस कुछ भी मैं आंसर आए, पर स्क्वायर होने के बाद बस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब डेल्टा U हमेशा क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव कभी आता है जब आप 2 में से 4 माइनस करें तब पॉजिटिव आता है क्या, नहीं सर। अब जब 4 में से 2 माइनस करें तब पॉजिटिव आएगा, जी सर। मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करें तो पॉजिटिव आता है। मतलब UI मतलब इनिशियल क्या है, ज्यादा, और फाइनल वाली क्या है, कम। इसका मतलब ज्यादा में से जब हम कम माइनस कर रहे हैं, अर्थात ज्यादा एनर्जी में से कम एनर्जी हो गई, मतलब कि एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हो गया। इस प्रकार से ये प्रूव होता है कि देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो इस प्रकार से इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं संभव सीरीज में। इसी प्रकार से आगे और भी लेक्चर आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आपको इसी चैप्टर के कराए जाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं कहना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन कराएं इन्हें नोट करें, इनकी प्रैक्टिस करें, और साथ ही साथ जो टॉपिक बताए थे उनकी भी तैयारी करते चले। इस प्रकार से आप 85 या 90% तक भी खींचकर आराम से नंबर ला सकते हैं। 40 दिन का ये जो टाइम टेबल बना हुआ है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट बनेगा, और आपका रिजल्ट मतलब कि हमारा रिजल्ट बनेगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम अगले किसी लेक्चर में। तब तक के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा गुड डे एंड थैंक यू।